नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। भारत के लिए खुशखबरी है। भारत को ग्लोबल रैंकिंग में एक कैटेगरी में 100 में 100 नंबर मिले। एक कंपनी है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एक आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 85 देशों का मूल्यांकन किया गया, जहां पर इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ बिजनेस, करप्शन का हाल क्या है, नौकरशाही का हाल क्या है, और इन देशों में लेबर कितनी सस्ती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा एक सर्वे हुआ है 85 देशों में, 75 कैटेगरी, 73 कैटेगरीज और 73 कैटेगरीज को सब डिवाइड किया गया है। 10 सब डिवीज़न, सब कैटेगरीज की गई हैं। 100 अंकों की बात आई कि भाई 100 अंक दिए जाएंगे हर मामले में। जितनी कैटेगरीज हैं उनमें 100 अंक दिए जाएंगे। हालांकि सभी कैटेगरीज में 100 अंक नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन मामलों में भारत ने वियतनाम और चीन को पीछे छोड़ दिया है। जो इन्वेस्टमेंट लाता है, जो अपॉर्चुनिटी तैयार करता है, जो किसी भी देश को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आवश्यक होता है, उन कैटेगरीज में भारत को एक कैटेगरी में तो 100 में 100 नंबर मिले। अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं उसकी। तो जैसा मैंने कहा कि यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक चीन और वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए भारत मैन्युफैक्चरिंग लागत में दुनिया का सबसे सस्ता देश बन गया है। हालांकि इस मामले में तो सर्वे में 100 में 100 अंक भारत को मिले हैं। और भारत ने जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात कही है, उसके बाद से पिछले 2 वर्ष में भारत ने ये उपलब्धि हासिल की। हालांकि दूसरी कैटेगरी के विषय में मैं आपको बता दूं, और एक बात ये इस कैटेगरी में हमारे मार्क्स क्यों ज़्यादा आए ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे सस्ता बिजनेस, सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग, सबसे सस्ती कॉस्ट सस्ती करने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो ये है कि वहाँ लेबर कैसी है, लेबर कितनी सस्ती है। दूसरा है वहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है। लॉजिस्टिक कॉस्ट से मतलब है कि जब कोई सामान मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, या इंसेंटिव लिंक्ड इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा कुछ होता है, तो फिर उन विषयों पर भारत के विषय में ये कहा गया है कि भाई ये कंट्री या कोई भी कंट्री ऐसा जो इन विषयों पर सस्ती लेबर दे रहा हो, वहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, वहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब इन्वायरमेंट वैसा हो जहाँ रॉ मटेरियल सस्ता मिलता हो, और जिन स्थानों पर टैक्स कम हो। तो इन मामलों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में मोदी जी के आने के बाद उन्होंने भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम सबको मालूम ही है कि पिछले 10 वर्ष मतलब 2004 से लेकर 2014 में वो एक कालखंड ऐसा भारत के लिए रहा जिसमें इन्वेस्टमेंट भारत में तो आ रहा था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लगभग खत्म हो गई थी। और मैन्युफैक्चरिंग खत्म होने का केवल वही सेगमेंट नहीं है, ये पुराने समय से ये चला आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की ऐसी पॉलिसी मुझे लगता है रही जिसमें एलपीजी पॉलिसी भारत ने अपनाई थी। एलपीजी पॉलिसी में चीज़ों को, जो सरकारी चीज़ें हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करना, गवर्नेंस के मामले में बात करना, और जो बाकी चीज़ें हैं जो लिक्विडेशन करना। तो एलपीजी पॉलिसी भारत सरकार लाई थी। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो मैं मानकर चलूं 1991 तक भारत ठीक ठाक चला होगा। 1992-93 में ये पॉलिसी आई। वहां से ये पॉलिसी आते आते 2004 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो 2004 से लेकर 2014 तक इस पॉलिसी ने अपना घर बना लिया। और ये घर बनाने का परिणाम जो भारत में निकला वो ये निकला कि मैन्युफैक्चरिंग भारत से चली, भारत सेल्स का एक पॉइंट बन गया। अब एक बात हमेशा से ध्यान रखिए, जो कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करेगा और एक्सपोर्ट कम करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है इंपोर्ट करेगा तो देश घर का खजाना, यानी कि ऐसे समझिए दूसरे शब्दों में कि मैं अपने घर के लिए चीजें तो खरीदूंगा लेकिन मैं बेचूंगा कुछ नहीं।
और चीजें खरीदूंगा और खरीदने के लिए अपना घर भी बेच सकता हूं, घर बेचूंगा, लेकिन मैं कोई प्रोडक्शन नहीं करता, कुछ आमदनी का सोर्स नहीं है। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करके वहां भारत इंपोर्ट का अड्डा बन गया था। और चीन के विषय में मैं आपको बता दूं, 1991 के बाद चीन जिस ग्रोथ से बढ़ा है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। उसका कारण उसको भारत जैसी मार्केट मिल गई और भारत में उसको ऐसी फेवरेबल सरकारें मिल गई। और हम इतने ज्यादा लाचार हो चुके थे कि पीछे तो हमने सोना भी गिरवी रख दिया था तेल खरीदने के लिए, क्योंकि हमें तेल तो खरीदना ही खरीदना, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए ही चाहिए। और अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तेल नहीं खरीद सकते। एक बात तो यह है कि हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे, तेल भी खरीद रहे, और बाकी के रोजमर्रा के सामान भी, यानी कि हाथ में बांधने वाली राखी, दिवाली में चलने वाले दिए और ललझड़ी और सुलझड़ी फुलझड़ी सब हम चीन से खरीद रहे। यहां तक कि छोटे छोटे देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, वो छोटी छोटी मूर्तियां भी हम वहां से खरीद रहे, यानी कि उनको भारत का मार्केट मिल गया। यही कारण है कि पिछले 30 वर्ष में जो ग्रोथ चीन ने किया है वो वर्ल्ड लेवल पर है। और हम लगातार डिग्रेड होते चले गए, सोने गिरवी रखते चले गए और ये वो सब, और धीरे धीरे करके भारत सेल्स का एक अड्डा बन गया। मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे खत्म हो गई। क्यों मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई? क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो अगर कंपेयर नहीं कर पाएगा दूसरे कंट्री को, जो इंपोर्टेड माल है, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दे, उसकी सेल्स नहीं होगी, तो वो भी धीरे से सेल्स में आ जाएगा और सेल्स में मार्केटिंग में आ जाएगा और उनसे सामान लेकर वो भी बेचने लगेगा और अपना टैग लगाकर बेचेगा। ये भारत की खूबी 2004 से लेकर 2014 में पूरे फुल टॉस थी। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अपना एग्रीमेंट भी हो गया था। कांग्रेस के जो राजीव गांधी फाउंडेशन वगैरह हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट भी आ रहा था और लगातार खर्चा यहां पर आ रहा था। यही कारण है कि 2020 में एक इंक्वायरी बिठाई गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन पर FCRA लाइसेंस को लेकर। अभी आपको मैं ये बता दूं, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और उस पर इलीगल फॉरेन फंडिंग के इल्जाम लगाए गए हैं और उस पर इंक्वायरी बिठा दी गई है। अब राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा आ रहा था, वो आपको याद होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लगातार पैसा आ रहा था, तो इधर से कांग्रेस और वो समझौता किए हुए थे। तो भारत विकट परिस्थितियों में जा चुका था। कुल मिलाकर भारत केवल नाम का भारत रह गया, बाकी भारत के सारे गुणधर्म खा गए। मोदी जी बैठे तो उनको समझ में आया कि अगर भारत को दोबारा खड़ा करना है तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग लानी पड़ेगी। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं आए, उसका क्या कारण? एक तो WTO का समझौता है, दूसरा LPG पॉलिसी के हम हिस्से थे, तीसरा यह है कि जब इंपोर्ट भारत में आ रहा है उन देशों से और उनका एक सिस्टम बन गया है, तो सरकार कैसे तोड़ेगी? सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे, सरकार जो आबकारी ड्यूटियां लगा दे, लेकिन WTO का सदस्य होने के नाते कैसे लगा देंगे? भारत सरकार ने क्या किया कि 2020 में जब गलवान हमारे साथ हो गया, तो गलवान होने के बाद अब उस विषय पर चीन का कहना है कि गलवान भारत सरकार जबरदस्ती कर रही थी। मैं भी अगर उसको स्वीकार कर लूंगी, भारत सरकार जबरदस्ती गलवान में इशू बढ़ा रही थी। क्यों? क्योंकि जब वो पीछे जा रहे थे तो कभी राजनाथ सिंह जी वहां बंदूक दिखा रहे थे, फिर वो वापस आ गए, फिर वो पीछे जाने लगे तो मोदी जी बॉर्डर पर चले गए, फिर वो बॉर्डर पर आ गए, फिर वो बॉर्डर से पीछे चल डिस्कलेशन शुरू किया, तो फिर हमारे यहां से किसी ने बयान दे दिया और उधर बंदूक लगाकर फायर कर दिया। तो उनको भी अपने लोकल सिटीजन्स को जवाब देना पड़ता है। वो बार बार बॉर्डर पर आ रहे थे, हम लगातार उन पर इल्जाम लगा ही रहे थे और अभी भी एस जयशंकर लगातार, हालांकि चीन कह रहा है कोई इशू नहीं है, कोई विवाद नहीं, ये नहीं वो नहीं, हम लगातार कह रहे हैं चीन के साथ हमारा विवाद है। और हम तो अब इस बात पर अड़ गए हैं, जब सब डिस्कलेशन दोनों साइड से हो गया तो अब हम इस बात पर अड़ गए हैं कि भाई 1962 से पहले की सिचुएशन पर जाइए। मतलब प्री 1962 ही हमारे बात का एक आधार बनेगा। अब प्री 1962 पर का मतलब है अक्साई चीन छोड़ना पड़ेगा, वो पोर्शन जो नेहरू हार गए थे वो सारा पोर्शन उनको छोड़ना पड़ेगा और उनको डूरन लाइन पर जाना पड़ेगा, मैकमोहन लाइन भी देखनी पड़ेगी। मतलब ये सारी, मैं इस पर विवाद मत करिए कौन सी लाइन क्या है, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पुराने बॉर्डर्स हैं अंग्रेजों के समय पर थे, वो सब बॉर्डर दोबारा चेक करने पड़ेंगे और चीन इस पर एग्री नहीं होगा। इसलिए ये विवाद भारत सरकार ओपन रखना चाहती है और जितना विवाद ये ओपन रहेगा उतना भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हम ट्रेड वहां से रोक रहे हैं। हम
WTO के समझौते को मानने के लिए तब तक बाध्य हैं जब तक दूसरा कंट्री इन्वेडर नहीं है, इनक्रोचर नहीं है। दूसरा कंट्री अगर हमारे साथ डिस्प्यूट पैदा करता है तो फिर हम उसके साथ WTO के समझौते से बाध्य नहीं है। मोदी सरकार ने WTO के साथ समझौते से हम बाध्य नहीं हैं, ये बात सिद्ध कर दी। और बॉर्डर पर लगातार कन्फ्लिक्ट भारत सरकार कह रही है कि कन्फ्लिक्ट है, या जयशंकर कह रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट है, और वो चाहे हिंद महासागर में घुस जाएं, वो अरब सागर में घुस जाएं, वो कहीं भी आते हैं तो हम कहते हैं भाई कन्फ्लिक्ट है, ये हमें चारों ओर से घेर रहे हैं, ये समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। इस विषय पर हमने उनके साथ जो इंपोर्ट वहां से होता था वो रोक दिया। परिणाम भारत में दिख रहे हैं। परिणाम भारत में ये दिख रहे हैं कि जो मोबाइल 10,000 रुपए का था वो आज 15,000 का हो गया। मतलब उस पर लगभग 2 गुने का 1.5 गुने का फर्क आ गया पिछले 2 वर्ष में। बहुत महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत महंगी भारत में हो गई। लेकिन उसके साथ साथ इनका इन्वेस्टमेंट भारत में लाकर वियतनाम से इन्वेस्ट लेकर आए, जापान से आए, कोरिया से लेकर आए, और कहीं एप्पल लेकर आए, सैमसंग लेकर आए, इनका सबका इन्वेस्टमेंट भारत में ही करवाया गया। तो इनका इन्वेस्टमेंट जो भारत में हुआ उसका परिणाम यह निकलता है कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू कर दी। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो हमने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, पता नहीं क्या क्या, ये सब हमने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सब कुछ ये योजनाएं बनाकर रखी। परिणाम ये निकला कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे शुरू हो गई। महंगाई बढ़ी है, सारे देश के ऊपर लोड बढ़ा है, सारे देश परेशान रहेगा। लेकिन आप ये सोचो कि भविष्य ये है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ती है तो सबको रोजगार मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत में बनती है तो भारत को भी टैक्स मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है तो जो मेक इन इंडिया है उसको हम एक्सपोर्ट कर पाते, मेड इन इंडिया है उसको हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। हमने दसॉल्ट जैसी कंपनियों को भारत में इनवाइट कर लिया है, वो राफेल बनाने को तैयार हैं। उनका इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, जगह अलॉट कर दी गई हैं, वो प्रोडक्शन कुछ समय में शुरू करेंगे। हमने एयरबस भारत में लाकर खड़ी कर दी है। एयरबस भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत में शुरू कर देगा अपना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देगा। ऐसे हमने एक्सपोर्टर बनना शुरू कर दिया। भारत के लोगों को कुछ समय तक समस्या होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप जो वहां का सिस्टम, चाइना का सिस्टम था, जो प्रोडक्ट आ रहा था वो प्रोडक्ट रुक गया है। यहां तक कि जो कंडक्टर वहां से आ रहा था तो कारें हमारे यहां महंगी हो गई हैं, हमारे यहाँ स्कूटी महंगी हो गई है, हमारे यहाँ बाइक महंगी हो गई है। टैक्स तो सरकार लगा ही रही है, उसके अलावा ये महंगी होने के मुख्य कारण ये भी हैं कि चीजें वहां से नहीं आ पा रही। हम उनसे इंपोर्ट खोले हुए हैं, केवल उतना जितना जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, उतना तो हमने करके रखा है। बाकी हमने सारा इंपोर्ट उनका बंद करके रखा, उनके यहां से बंद करके रखा और अपने हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग आप शुरू करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट आपके यहां क्यों करे, भारत में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करे, भारत को क्यों उठाकर खड़ा करे? उसके लिए चाहिए कि भारत में करप्शन फ्री हो, उसके लिए चाहिए कि भारत में सस्ती लेबर है ही। ये मोदी जी लगातार संसार भर को कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो स्वभाव ही लोगों को नौकरी करने का है, हमारे यहाँ स्वभाव एंटरप्रेन्योर बनने का है नहीं, हमारे यहाँ कुछ विशेष करने का है नहीं। यहाँ तक कि IT इंडस्ट्री जो भारत की कही जाती है वो भी केवल वर्क फोर्स देते हैं, हम बहुत कुछ नहीं करते। हमारे पास कॉपीराइटों की, अगर इन कंपनियों की आप TCS, इन्फोसिस, ये सत्यम कंप्यूटर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनसे पूछेंगे कितने कॉपीराइट आपके पास हैं, कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, तो इनके पास ठेंगा है। इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नाम की कोई चीज नहीं है, इनके पास कॉपीराइट नाम का है, होगा भी तो मैं कहता हूं कि जो अगर ये 100 प्रोडक्ट बनाते हैं तो 1-2 का इनके पास होगा, बाकी सारे कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अमेरिका के पास हैं, क्योंकि हम अमेरिका के कर्मचारी हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। तो क्यों ना भारत में ही रह के काम करो, क्यों अमेरिका में जाकर काम करना, कनाडा में जाकर काम करना, ब्रिटेन में जाकर काम करना? इस विषय पे मैं लगातार बता रहा हूं कि हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई, हम तो काम करना है, हमने कुछ करना नहीं है, हमने स्ट्रगल करने की आदत खत्म हो गई है, हमने मैन्युफैक्चरिंग अपनी तरफ से करने की आदत खत्म हो गई। यही कारण था कि चीन जब हमारे पास सस्ता सामान लेकर आया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करके चीन का प्रोडक्ट यहां बेचना शुरू कर दिया था और भारत का पैसा बाहर चला गया था। और यहां तक कि हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कहीं ना कहीं अपना कभी सोना रखाते हैं, कभी कुछ रखाते हैं, कभी कुछ रखाते हैं। वो सब कुछ वाजपेयी जी लौटा के लाए थे, मोदी जी भी उस पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो अब जो 2-4 पॉइंट हैं उनमें जो जिस पर भी काम करने की आवश्यकता है और जो हमारे लिए फेवरेबल है। बात आई फेवरेबल टैक्स एनवायरनमेंट की। GST लागू करने के बावजूद 100 में से 16.2 मार्क्स मिले। नॉट करप्ट कंट्री, भारत करप्शन के मामले में 18.1 मार्क मिला है। आप समझ लीजिए कि 100 में 18 नंबर मिले हैं, फेल ही समझ लीजिए।
कि 100 में 33 तो भारत में पास माना जाता है ना, तो आप फेल हो गए। टैक्स इन्वायरमेंट जीएसटी होने के बावजूद 16 नंबर है, फेल हो गए। आर्थिक स्थिति भारत की, उसमें सब सेगमेंट में अगर हम बात करें तो 9.9 का स्कोर हम करके लाए, उसमें भी फेल मान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, पारदर्शी सरकारी नीतियां यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या ट्रांसपेरेंट है, उसमें हमको केवल 3.5 मार्क्स मिले हैं, बहुत बुरी तरह मारे गए हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में ठीक है, चल सकता है। इनकम इक्वेलिटी के मामले में 1.9 मार्क्स हमको मिले हैं। सुरक्षा में 4.3 मार्क्स हमको दिए गए हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हेल्थ सिस्टम में 2.3 मार्क्स दिए गए हैं। इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी में 9.9 मार्क्स दिए गए हैं। यानी कि इन मामलों में, और करप्शन के मामले में, सबसे नॉट करप्ट के मामले में हमको 18 मार्क्स दिए गए। मोदी सरकार, योगी जी जैसे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नौकरशाही मानने को तैयार नहीं है। और नौकरशाही को, मतलब आप लोग उसको अदरवाइज में मत लीजिएगा, मोदी जी तो नौकरशाही को डील करना जानते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर पोस्टिंग, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग करती है तो समझ लेना चाहिए कि उसके बस की नौकरशाही नहीं रही। आप अगर अखबार में सवेरे उठते ही पढ़ें कि भाई फला राज्य में, जिस राज्य में भी आप रहते हैं उस राज्य में पढ़ें कि आज 10 IAS अधिकारी का ट्रांसफर होगा, आज PCS अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, आज इनके ट्रांसफर हो गए, उनके ट्रांसफर हो गए। जिस राज्य में, जिस देश में ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत हो रहे हैं, वो देश स्टेबल नहीं है, वो प्रदेश स्टेबल नहीं है, या फिर उसका मुखिया, मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं, उसका मुखिया वो नहीं है जो कि सरकार चलाने योग्य हो। जनता ने उसको चुना होगा, चुनने के बाद वो सरकार में बैठ गया होगा, जनता की भावनाएं उसके साथ हैं, लालू प्रसाद भी बैठ सकते हैं, अखिलेश यादव भी बैठ सकते हैं, जातिगत सिस्टमों में बैठ सकते हैं, पुलिस थाना मैनेज हो जाए इस विषय में बैठ सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हो गया कि वो सरकार जो सिस्टम को कहती है ये करना है और सिस्टम उसको उल्टी बताता है और सिस्टम बार बार उसको धता बताता है, तो सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो उस व्यक्ति को हटाकर दूसरी जगह पोस्टिंग कर दे, दूसरे को ले आए। इसका मतलब है उस व्यक्ति को नहीं झेल पा रही है सरकार, तो अधिकारी तो वही है, लोग तो वही हैं, सिस्टम तो वही है। सिस्टम में ट्रांसफर पोस्टिंग आप एक जगह से दूसरी जगह कर देंगे, एक जिले से दूसरी जिले में कर देंगे, तो वो वहां पर भी वही काम करेगा। सिस्टम को झेलने वाले, सिस्टम के साथ काम करने वाले, सिस्टम को कॉम्पेटेबल बनाने की क्षमता मेरे अनुसार सिर्फ अभी भारत में मोदी जी के पास है। मोदी जी ट्रांसफर पोस्टिंग पर विश्वास नहीं करते हैं, मोदी जी उन्हीं अधिकारियों से काम करवाते हैं। मोदी जी गुड गवर्नेंस के विश्व के सबसे बड़े लीडर कहे जा सकते हैं। वो राज्य में थे तब भी ट्रांसफर पोस्टिंग पर विश्वास नहीं करते थे, और केंद्र में हैं तब भी ट्रांसफर पोस्टिंग, आप केंद्र सरकार के बहुत ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा नहीं सुनेंगे, एक आध होते हैं, वो तो रूटीन में होते हैं, जो रूटीन में ट्रांसफर हैं वो होंगे, लेकिन राज्य सरकार के, वो केंद्र सरकार ऑर्डर करके नहीं करती। इसका मतलब ये हो गया कि उस राज्य में नौकरशाही, उस स्थान की, उस डिपार्टमेंट की नौकरशाही को राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जो भी सरकार का विषय है वो उसको झेल नहीं पा रही है। ये बात मैं कहता हूं, और ये रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कह रही है कि भारत में नौकरशाही अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल करने वाले मोदी जी जैसे लोग हर राज्य में चाहिए। अगर राज्य सरकारें किसी एक पर्टिकुलर नाम के आधार पर सरकार बनाती हैं तो फिर उस जिसके नाम पर सरकार बनाई उसको चाहिए कि वो नौकरशाही को कंट्रोल करने वाले लोगों की पहचान करे। और जो मैं बारंबार कहता हूं कि योजकस्य तत् दुर्लभा, हमारे देश में छोड़ दीजिए, हमारे पूर्वजों ने कहा है, शुक्राचार्य ने कहा है कि अयोग्य पुरुषानास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, उसको नियोजन करने वाला अयोग्य होता है। तो जो नियोजन करने वाला अयोग्य का मतलब हो गया वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, यानी कि नियोजन करने वाले की वो क्षमताएं नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके, उसकी जितनी बुद्धि नहीं है, या वो कागजी आंकड़ों में उसको सरकार को खेल रहा है। ये सभी सरकारों के साथ होता है। अभी देश में मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ऐसी है, सरकारें अच्छी हो सकती हैं, सरकारों का मन अच्छा हो सकता है, सरकारों का इंटेंशन अच्छा हो सकता है, सरकार दबाव बनाकर काम करवाने वाली हो सकती है, सरकार बिल्कुल फ्रंट में बोलने वाली हो सकती है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग अगर वो करती है तो फिर वो सरकार
इसका मतलब ये हो गया कि जो सिस्टम है वो सिस्टम को नहीं पकड़ पा रही है, सब कुछ करने के बावजूद सिस्टम को पकड़ ही नहीं पा रही। वो कला सिर्फ और सिर्फ मुझे देश में मोदी जी में दिखती है कि वो कला उनके अंदर है। खैर, अभी हो सकता है राज्य सरकारें जो चल रही हैं वो चीजें सीख जाएं मोदी जी से। ये बात तो सीखनी चाहिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग ना करके उन्हीं से काम करवाना है, लेकिन काम करवाने का तरीका आना चाहिए, काम करवाने वाले लोग अपने पास होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसी होनी चाहिए, सेक्रेटरी वैसे होने चाहिए जो योजकस्य तत्त दुर्लभा टाइप के हों, यानी कि योजना करने वाले दुर्लभ लोग हमारे पास हों। ऐसे लोगों को पहचानने में राज्य में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे 20 लोग तैयार करना, 50 लोग तैयार करना बहुत कठिन काम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन करना मुखिया को ही है। और जो प्रिय बोलने वाले हैं, जो चापलूसी करने वाले हैं, जो मधुर बोलने वाले हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर समव्यवहार लोगों को ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। ये रिपोर्ट कह रही है। भारत कई सेगमेंट्स में, ओपन फॉर बिजनेस के सेगमेंट में चीन को 17वां स्थान दिया गया है और भारत को पहला स्थान दिया गया है। इस कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग लागत के मामले में भारत पहले स्थान पर है और ओपन फॉर बिजनेस के मामले में भारत 37वें स्थान पर है, चीन 17वें स्थान पर है। और मैन्युफैक्चरिंग लागत के मामले में भारत पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, वियतनाम तीसरे स्थान पर है। जहां सस्ती लेबर आपको मिलेगी उसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आफ्टर ऑल ओपन फॉर बिजनेस कैटेगरी जो हमने बनाने की कोशिश की है उसमें हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर पा रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर प्रोडक्ट की कॉस्ट भारत में कम आती है, वो लेबर की वजह से। वो नितिन गडकरी को उसका श्रेय देना चाहिए। गडकरी जी लॉजिस्टिक कॉस्ट लगातार कम करने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी रोडें, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, कम लागत में व्यवस्थाएं, भारत की रेलवे को उसका क्रेडिट देना चाहिए। मोदी सरकार ने रेलवे को, रोडों को और हवाई मार्गों को, जल मार्गों को, इन पर बहुत काम किया है पूरी शक्ति से। वाजपेयी जी बैठे थे, उनका भी यही सिद्धांत था और यही लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करते हैं। भारत वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में भारत को पहला स्थान देने की कोशिश की गई। हालांकि इन मामलों में जो रैंकिंग है, उस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में रैंकिंग में स्विट्जरलैंड नंबर 1 है, जहां पर करप्शन फ्री है, जहां पर कम टैक्सेस हैं, जो बहुत सारे पैमाने हैं, उसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर रखा गया है। जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और स्वीडन ये उनकी रैंकिंग में हैं। लेकिन सस्ती कॉस्ट के मामले में भारत है और करप्शन के मामले में भारत का खूब नाम है। भारत में और सारी कैटेगरी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि और कैटेगरियों में, मापदंडों में भारत का बुरा हाल है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। और इसकी वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट मोदी जी लाने में मुझे लगता है सफल हो जाएंगे और धीरे धीरे जो बाकी कैटेगरीज हैं उनको भी सुधारने में सफल हो जाएंगे। और भारत अगर ये सब कुछ, इन जो रैंकिंग बताई गई हैं, इनमें सुधार कर लेता है ना, ये लगातार कर रहा है, सुधार कर लेता है, तो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनने वाला है। चीन को पीछे छोड़कर, या चीन का स्थान छीन रहा है भारत। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम सबको इस तरफ बढ़ना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में कैसे शुरू हो। हम नौकरशाही की बजाय, नौकरी करने की बजाय हम उलझें कि हम फैक्ट्री लगाकर कैसे थोड़ा सा प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। थोड़ा सा चीज हम अगर उसमें एक कील भी बना पाते हैं तो हम कील बनाकर सरकार को देंगे। उसके लिए हमें, मुझे लगता है, नए सिरे से रिव्यू करने की आवश्यकता है। लेकिन यह खुशखबरी है कि भारत को इन रैंकिंग में स्थान दिया गया है और इसका परिणाम अच्छा निकलेगा, निश्चित रूप से अच्छा निकलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।